पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अंगद काजल को अपने प्यार का इजहार करता है और उनकी ये सारी बातें प्रीति सुन लेती है। अब आगे। प्रीति, प्रीति, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो प्रीति। कुछ तो बोलो प्रीति। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वो दरवाजा बंद कर लेती है। प्रीति, दरवाजा खोलो प्रीति। प्लीज ओपन द डोर। हाँ प्रीति, एक बार ठीक से बात कर लो हमसे। प्लीज प्रीति, कुछ गलत मत समझना। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तभी वहां पर हेमंत आता है। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह ये दरवाजे पर खटखटा क्यों रहे हो? वो पापा। हेमंत काका, आप प्रीति से कहिए ना दरवाजा खोलने के लिए। वो आपकी बात जरूर सुनेगी। प्रीति बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? हेमंत समझ जाता है कि प्रीति काजल और अंगद के कारण दरवाजा नहीं खोल रही। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं प्रीति से बात करता हूँ। शायद तुम दोनों के कारण ही वो दरवाजा नहीं खोल रही। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो हम चले जाते हैं। फिर अंगद और काजल वहां से चले जाते हैं। काजल उस जगह पर नहीं रुकती और अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रीति दरवाजा खोलती है और रोते रोते हेमंत को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मुझे अंगद और काजल के बर्ताव को देखकर पहले ही शक हो चुका था। क्या? हाँ बेटा। अब मैं क्या करूंगी पापा जी? अंगद ने मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर धोखा दिया है कि मैं पूरी तरह तोड़ चुकी हूँ। अगर यही धोखा मुझे शादी के 1 साल में मिलता तो मैं इसे सह भी लेती, लेकिन इतने सालों की शादी के बाद मिला धोखा। कैसे सहूं पापा जी, कैसे? बस कर बेटा, बस कर, मत रो। पापा जी, मेरी ही किस्मत में ऐसे होना था क्या? मेरी ही बहन मेरी सौतन बन गई, मेरे पति को मुझसे दूर लेकर गई। ये क्या हो गया पापा जी? सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। प्रीति मेरी बच्ची, रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। इतना कहकर हेमंत प्रीति को अपने गले से लगाता है और उसे शांत करता है। हेमंत गुस्से में प्रीति को बाहर लेकर जाता है और अंगद को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। नालायक आदमी, अरे तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? एक बार भी तुझे अपने बच्चों और बीवी का ख्याल नहीं आया क्या? और तू ये कैसे भूल गया कि तू दो दो बड़े बच्चों का पिता है, कोई नौजवान लड़का नहीं। और प्यार किया तो किया, लेकिन अपनी ही साली से। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। माफ कीजिए पापा, लेकिन मेरा इंटेंशन प्रीति को दुख देना नहीं था। आई एम रियली सॉरी प्रीति। क्या सॉरी अंगद, क्या सॉरी? अरे बदन पर लगी हुई चोट का दर्द तो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे मन पे लगी हुई ये चोट, ये कैसे ठीक होगी अंगद? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। देखो प्रीति, हम चाहे कितना भी जता लें, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे बीच ना तो कभी कुछ था और ना ही कुछ है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर बच्चे हुए। हम आज तक बस फर्ज और जिम्मेदारी ही निभाते आ रहे हैं। बस उतने तक ही सीमित था हमारा ये रिश्ता। बस करो अंगद। अरे तुम्हें अंदाजा भी है क्या कि तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ प्रीति, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे जिस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, उसमें हमें क्यों रहना है? अभी तक मैं घुट घुट कर जी रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे सामने सच आ ही गया है तो अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। अरे बेशरम आदमी, अगर तुझे यही सब करना था तो जवानी में कर लेता ना। अब तुझे जवानी फूट रही है क्या? बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, थोड़ा तो सोच लेता उनके बारे में।
आज तक मैंने बहुत सोच लिया पापा, लेकिन अब नहीं। और प्रीति, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं इस शादी को और आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे रिश्ते में आई इस दरार को अब हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। क्या? हाँ प्रीति, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और ये सब मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला था। लेकिन अब जब तुम्हारी नजरों के सामने मेरे और काजल का सच आ ही गया है, तो अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अरे तूने कितनी आसानी से सफाई दे दी, लेकिन एक बार तो इससे पूछा क्या तूने? तूने तो इससे कभी पति जैसे प्यार नहीं किया, लेकिन इसने तो तुझे पूरे दिल से ही चाहा ना। अरे इतना नीचे कैसे गिर सकता है तू? देखो पापा, प्रीति को मैंने अपना प्यार कभी नहीं जताया। जो कुछ भी था उसने ही मेरे लिए फील किया, और वो सब एक तरफा ही था। हम बस नाम के लिए पति पत्नी थे और कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ प्रीति, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस सब के बाद भी एक साथ रहना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए तुम भी इसके बारे में सोचो। और पापा, आपसे इस तरह से बात करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहकर अंगद वहां से निकल जाता है और काजल के पास चला आता है। अंगद, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और मेरे लिए अपने पूरे परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, मुझे मेरी बहन को दुख नहीं देना है, इसीलिए प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरा यहाँ आने का डिसीजन ही गलत था। ना तो मैं यहाँ इंडिया में आती और ना ही मुझे तुमसे प्यार होता है ना। देखो काजल, तुम क्यों अपनी खुशियों का बलिदान दे रही हो? जब हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हो जाते हैं ना हम दोनों एक। तुम पागल हो गए हो क्या अंगद? अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि हम दोनों कोई कॉलेज गोइंग नौजवान नहीं है। मैं सिंगल हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन के पति हो और उसके बच्चों के बाप हो। सॉरी अंगद, लेकिन अगर मेरी बहन का घर बचाने के लिए मुझे अपने जज्बातों का त्याग करना पड़े तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है। क्या? काजल से ये सारी बातें सुनकर अंगद एकदम हैरान रह जाता है। वही हेमंत प्रीति से कहता है, प्रीति बेटा, पानी पी लो और तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अंगद ने कितनी आसानी से तलाक का फैसला ले लिया, लेकिन उससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। शनाया तो अभी बड़ी होने लगी है, उसे मैं क्या जवाब दूंगी? प्रीति बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को चुनना होगा और उसके सामने डिवोर्स ना लेने की भीख मत मांगो। उस गधे ने ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा किया है, बल्कि पूरे परिवार के साथ बुरा किया है। और किसने कहा कि तुम अकेली हो? ये तुम्हारा पिता है ना तुम्हारे साथ, और तो और तुम्हारे बच्चे भी है। लेकिन पापा जी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन अब जब ये काश टूट चुकी है तो इसे जोड़कर कोई फायदा नहीं। तुम्हारा और अंगद का रिश्ता अब टूट चुका है, और टूटे हुए रिश्ते जुड़कर भी कभी नहीं जुड़ते। हाँ पापा जी, शायद आप सही कह रहे हो। फिर प्रीति अब काजल को मिलने उसके घर चली जाती है। देखो काजल, प्रीति को अब सब कुछ पता चल गया है, और इसीलिए मुझे ऐसे हो या वैसे उसे तलाक तो देना ही होगा। फिर चाहे इसमें तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मेरा और प्रीति का तलाक तो होकर ही रहेगा। ये बात तो तय है। अंगद प्लीज, तुम्हारे आंखों पर चढ़ी हुई ये प्यार की पट्टी को हटाओ। एक तरफ मैं हूं, तुम्हारा 2 महीनों पुराना प्यार,
और एक तरफ प्रीति है, बच्चे हैं, तुम्हारा सालों पुराना परिवार है। ध्यान से चुनो अंगद। जल्दबाजी में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद मत करो। मैं किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा काजल। उतने में वहां पर प्रीति आती है। प्रीति, तुम क्यों काजल? तुम्हें मेरा पति ही मिला था क्या प्यार करने के लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से यह क्या हो गया देखो। नहीं प्रीति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। एंड ट्रस्ट मी प्रीति, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखने वाली थी, लेकिन अंगद ने मुझसे सब उगलवा लिया। उस पल में मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहती प्रीति, प्लीज मुझे गलत मत समझ। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। खैर, मैं यहाँ पर अपना फैसला बताने आई हूँ। मैं जानती थी कि अंगद यहीं पर आया होगा और ये फैसला तुम दोनों को बताना बहुत जरूरी था। कैसा फैसला प्रीति? कि मैं अंगद को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। क्या? नहीं प्रीति, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं काजल, अंगद और मेरा रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हम साथ होकर भी अभी साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा अलग होना ही सही रहेगा। प्रीति, आर यू श्योर ना? हाँ अंगद और काजल, तुम्हें अब अपनी बहन कहूँ या सौतन, मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस तलाक के बाद तुम अंगद के साथ शादी जरूर करना। मेरी शादी तो नहीं टिक पाई, लेकिन भगवान करे कि तुम दोनों की शादी जरूर टिके और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पर प्रीति, चलती हूँ काजल। प्रीति अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? एक पल में ही सब कुछ बिखर गया। ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं काजल, तुम खुद को क्यों कोस रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है और ना ही तुमने कोई गलती की है। प्रीति और मैं आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, ना किसी के दबाव में आकर और ना ही किसी को दोष देकर। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, पॉप्स आजकल इतने बिजी कैसे हो गए हैं? पहले तो उनकी इतनी बिजनेस मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ मम्मा, वो अभी ज्यादा घर पर रुकते भी नहीं। और तो और काजल मौसी भी नहीं आती आजकल। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत सैड भी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? देखो बच्चों, मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उतने में वहां पर अंगद भी आ जाता है। पॉप्स, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी मम्मा हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली थी। शनाया, रोमी, वो हम दोनों अलग हो रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारे डड्डा और मैं एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो मम्मा? पॉप्स, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। डड्डा, ऐसा मत कीजिए प्लीज डड्डा। सॉरी बच्चों, लेकिन ये फैसला लेना हमारे लिए भी आसान नहीं था। पर अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हमें ये फैसला लेना ही पड़ा। मैं तुम्हारी काजल मौसी के साथ शादी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? छी डड्डा, इतने घटिया इंसान हो आप। मुझे तो आपको डड्डा कहने में भी शर्म आ रही है। अरे आप तो मम्मा की ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो आप? पॉप्स प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मा को और हम सबको छोड़कर मौसी के पास मत जाओ पॉप्स। मम्मा कैसे रहेगी आपके बिना? मुझे एक परफेक्ट फैमिली चाहिए। प्लीज हमारी परफेक्ट फैमिली को मत तोड़ो पॉप्स। शनाया बच्चा, आई नो
कि ये सब तुम दोनों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों तो बस डिवोर्स ले रहे हैं। मैं काजल का पति होने के बाद भी तुम दोनों का पिता ही रहूंगा और तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा रहोगे और मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगा। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा के साथ नहीं रह पाऊंगा बच्चों। आई एम रियली सॉरी। कुछ ही दिनों में अंगद और प्रीति का तलाक हो जाता है, जिसके बाद वो काजल से शादी कर लेता है। अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रुचिका को अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड होता है। एक दिन जब वो कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तभी उसकी भाभी सुरभि उसकी तारीफ करती है। अरे वाह रुचिका, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे। ओफो भाभी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले नजर तो मुझे आप ही की लगेगी। रुचिका, अपनी भाभी से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे माँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि मैं तो रोज ही सुंदर और हॉट दिखती हूँ और मैं पैदा ही ऐसे हुई थी, एकदम हीरोइन टाइप। इसीलिए तो सारे लड़के मुझ पर फिदा होते हैं। अरे वो सब छोड़ो रुचिका, कल तुम्हें देखने के लिए लड़का आने वाला है, इसीलिए तुम्हारा अगर कोई कल का प्लान बना हो तो उसे अभी कैंसिल कर देना। ठीक है नयन भाई, जैसा आप कहो, कल मैं सच सवर कर बैठ जाऊंगी, डोंट वरी। फिर अगले दिन अभिजीत नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रुचिका को देखने आता है। देखिए जी, हमारा बेटा तो सरकारी नौकरी पर है और हम रुचिका को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। हाँ जी, हमें तो आपकी रुचिका बहुत पसंद आई है। क्यों अभिजीत बेटा? हाँ माँ। अब आप ही बताइए अनुराधा बहन, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? जी नीलावती जी, हमें भी आपका अभिजीत हमारी बेटी रुचिका के लिए बहुत अच्छा लगा। ओ हेलो, एक मिनट, शादी यहाँ पर मुझे करनी है, आपको नहीं माँ? देखिए आंटी जी, मैं आपके लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसकी शक्ल देखी है क्या आपने? अरे चूसे हुए गन्ने में, और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? देखिए रघुनाथ अंकल, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, जो है वो मुंह पर बोल देती हूँ। फिर चाहे आपका बेटा सरकारी नौकरी करे या फिर कुछ और करे, अरे मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास दौलत शोहरत के साथ साथ ढंग का चेहरा भी हो, और मैं उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपका बेटा तो मेरे उम्मीदों के आसपास भी नहीं आता, इसीलिए आप जा सकते हैं, दरवाजा वहां पर है। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? अपनी ये खूबसूरती पर ज्यादा घमंड मत करो, देखना एक दिन तुम्हारा यही घमंड चूर चूर हो जाएगा। रुचिका, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे सूरत तो एकदम सुंदर है, पर सीरत से पूरा गुड़ गोबर। बेशरम कही कि हम नहीं करने वाले ऐसी लड़की के साथ हमारे बेटे का रिश्ता। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगी मेरे बेटे को? हम ही तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं नीलावती जी, रुक जाइए। अभिजीत बेटा, रुक जाओ, मेरी पूरी बात तो सुनो। वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद घर वाले रुचिका पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रुचिका, हर बार तुम इतने घमंड में क्यों रहती हो? आखिर कब सुधरोगी तुम? अरे जो भी लड़का रिश्ता लेकर आता है, तुम बस उसे कुछ भी बोलकर बेइज्जत करके भगा देती हो। अरे ये सब करके क्या मिलने वाला है तुम्हें? और अगर इसी घमंड के चलते तू रिश्ते ठुकराती चली गई तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। अरे यार माँ, आप ही तो कहती हो ना कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है, और जब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं
तो मुझे लड़का भी वैसा ही चाहिए ना। मैं किसी भी एरे गहरे नट्टू खेरे के साथ शादी नहीं कर सकती माँ। आपको मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। लेकिन रुचिका, एक अच्छे लड़के को ढूंढने के चक्कर में तुम अपना कितना सारा वक्त बर्बाद कर रही हो। वही तो। अरे तेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। कहीं कोई ऐसा दिन ना आए कि कोई तुझसे शादी के लिए राजी ही ना हो। और नहीं तो क्या, एक तो तुम्हें कुछ खाने में बनाने भी नहीं आता। 1000 बार कहा है तुम्हें कि सुरभि और माँ से घर के काम सीख लो। बाहर के लोग सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखते, तुम्हारे गुण भी देखेंगे। और प्लीज भाई, आप सब अपनी टिप्पणियां देना बंद कीजिए। मुझे देखकर लड़कों की लाइन लग जाती है और कोई भी माई का लाल मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। कोई मुझे चूज नहीं करेगा, मैं उसे चूज करूंगी। इसीलिए प्लीज सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं एक 1 BHK घर में नहीं रहना चाहती, बल्कि मुझे तो एक महल की तलाश है जहाँ पर मैं रानी बनकर रहूंगी। रुचिका के नखरे देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन रुचिका की सहेली कीर्ति उसके घर पर मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड लेकर आती है। बधाई हो कीर्ति बेटा, देखते ही देखते अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हमारी आंखों के सामने ही बड़ी हुई हो तुम, और अब अपने पिया के घर जाओगी। भगवान करे कि हमारी बेटी का भी रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए। क्यों नहीं आंटी, जरूर होगा। वैसे कीर्ति, तुम्हारे मंगेतर की फोटो तो दिखाओ। हाँ भाभी, अभी दिखाती हूँ। फिर कीर्ति उन लोगों को उसके मंगेतर की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर रुचिका झट से हंस पड़ती है। अरे यार कीर्ति, ये किस बंदर के साथ शादी करने जा रही है तू? रुचिका, सच में कितना फनी दिखता है यार ये। वैसे भी तू कहाँ हुर की परी है? तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम सही लगती है। रुचिका, दूसरों पर इतना भी मत हंस कि एक दिन खुद को रोना पड़ जाए। फिर तेरे आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं आएगा तेरे पास। कीर्ति, रुचिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हो? इट्स ओके, मैं आज के बाद इस लड़की से कभी बात नहीं करूंगी। अरे जा जा, सच बोलने पर सबको मिर्ची ही लगती है। वैसे भी मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्त यार और लड़के 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द ही फिरते रहते हैं। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को मेरी जरूरत होती है। रुचिका की कड़वी बातें सुनकर कीर्ति वहां से चली जाती है। बस करो रुचिका, अरे अपने सुंदरता के दम पर तुम और कितना उड़ोगी? अरे ये जो शक्ल और सूरत देखकर तुम लोगों को जज करती हो ना, ये सब बहुत गलत है। क्योंकि ये सुंदरता किसी की सगी नहीं होती, एक ना एक दिन ढल ही जाती है। सगा तो इंसान का मन होता है, उसका अच्छापन होता है, और उसी से उसकी सुंदरता झलकती है। रुचिका सुरभि की बातों को अनसुना कर देती है और एटीट्यूड दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अरे अगर इसका बर्ताव ऐसा ही रहा तो ये अपनी शादी तो क्या, अपनी जिंदगी में कोई रिश्ता भी नहीं टिका पाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा बहू, मुझे भी इसी बात का डर है। हमारा नयन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर ये रुचिका ऐसे कैसे बन गई क्या पता। फिर कुछ दिनों बाद रुचिका को देखने के लिए एक और लड़का आता है। उसका नाम गिरीश होता है और वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन उसकी माँ सुवर्णा की बात सुनकर रुचिका का दिमाग खराब हो जाता है। क्या कहा आपने आंटी जी? अमीर होकर भी आपके घर में नौकर चाकर नहीं है? नहीं बेटी, हमारे घर पर नौकर चाकर है, लेकिन बाकी काम के लिए है। रसोई के लिए कोई भी नौकर नहीं है, क्योंकि खाना तो हमारे घर पर बहू ही बनाती है, और इसीलिए तुम्हें हर रोज 3 टाइम का खाना बनाना होगा। लेकिन क्यों आंटी जी, इतना अमीर होकर भी
आपको रसोई में पसीना क्यों बहाना है? क्यों गिरीश? सही कह रही हूं ना मैं? नहीं रुचिका, तुम गलत हो। हमारे परिवार में ऐसे ही चलता आ रहा है। औरतें घर की लक्ष्मी होती है और रसोई घर का मंदिर होता है, इसीलिए उसमें घर की लक्ष्मी ही खाना बनाती है। कोई बात नहीं जी, शादी के दिन तक हम रुचिका को अच्छे से अच्छा खाना बनाना सिखा देंगे। मेरी बहू भी सिखा देगी उसे। क्यों बहू? हाँ माँ जी। और सुवर्णा आंटी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उसे खाना बनाना सिखा देंगे। अरे चुप रहिए भाभी, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मुझे काम धाम करना पड़े। मैं रानी की तरह रहना चाहती हूँ। और अगर आपको काम करने वाली चाहिए तो जाओ, जाकर कोई नौकरानी ढूंढो, क्योंकि मैं तो आपके लड़के के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस तरह से रुचिका ये वाला रिश्ता भी ठुकरा देती है। वो ऐसे ही रिश्ते ठुकराती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब उसे रिश्ता आना ही बंद हो जाता है और उस दौरान वो बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी उसे सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि उसका एक पुराना दोस्त मिथिल अब एक नामांकित बिजनेसमैन बन चुका है। अरे वाह, ये मिथिल तो कितना बड़ा आदमी बन गया है। और तो और अभी अभी यह अमेरिका से भी वापस इंडिया में आया है। एक टाइम था जब ये एक मामूली सा लड़का था और कॉलेज में मजनू की तरह मेरे आगे पीछे करता था, लेकिन मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया। लेकिन आज मुझे उसके प्यार की, उसकी केयर की और उसके हर एक छोटे से छोटे एफर्ट की कदर महसूस हो रही है। मैं कितनी गलत थी, वो मेरे लिए कितना सही लड़का था। काश ये बात मैं उस समय जान पाती। फिर एक दिन रुचिका मिथिल से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है। आई एम सॉरी मिथिल, मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब जाकर मुझे तुम्हारे प्यार की अहमियत पता चली है। क्या तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहोगे? विल यू मैरी मी मिथिल? नहीं रुचिका, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कीर्ति ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे बेइज्जत किया था और कैसे तुमने अपने घमंड से अब तक तुम्हारे पास आए हर एक लड़के को रिजेक्ट किया है। और अब तुम्हारे पास जब कोई भी नहीं है, तब जाकर तुम्हें मेरी याद आ गई और मेरे प्यार की कदर महसूस होने लगी है। वाव! नहीं मिथिल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो रुचिका, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। That's it. अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रुचिका मिथिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझ पाता। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन मिथिल नहीं मानता। और एक दिन रुचिका अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। सारी गलती मेरी ही है। मैं हमेशा से अपनी खूबसूरती का घमंड करती आई हूँ। हमेशा मैंने दूसरों को अपने आप से कम ही समझा है, इसीलिए आज कोई लड़का मेरे पास नहीं आना चाहता। और जब मुझे मिथिल से प्यार होने लगा है, तब वो भी मेरे पास नहीं आना चाहता। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो चाहिए और उसका प्यार चाहिए। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। रुचिका की सारी बातें सुरभि सुन लेती है। फिर वो जाकर मिथिल से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। क्या कहा आपने? हाँ मिथिल, रुचिका अब पहले जैसी नहीं रही। हालातों के साथ साथ उसे अच्छा सबक मिल चुका है। वो अब तुम्हें चाहने लगी है। उसे तुम्हारी शोहरत भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे वो बेचारी तो घर में फूट फूट कर रो रही थी। सुरभि की बातें सुनकर मिथिल रुचिका के पास चला जाता है और उसे अपने सीने से लगाता है। आई एम सॉरी मिथिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन जब सब मुझे छोड़कर चले गए, तब मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आया। हाँ बाबा,
पता है मुझे, अब रोना बंद करो। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो मुझ पर गुस्सा थे ना? फिर मिथिल रुचिका को सब बताता है कि कैसे सुरभि उसके पास गई और उसने उसे कैसे मनाया। देख, जिस भावे से तू इतना लड़ती झगड़ती थी, आज उसी ने तेरी खुशी लौटाई है। हाँ रुचिका, किसी को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए और सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हाँ भाई और भाभी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आप सबने मेरा अच्छा चाहा, लेकिन मैं ही घमंडी बनकर सबके साथ बुरी तरह से पेश आ रही थी। रुचिका अब सुधर जाती है और उसके परिवार वाले उसकी और मिथिल की धूमधाम से शादी कराते हैं और उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। सिम्मी अपने ससुराल के कामों को अकेली कर करके थक चुकी होती है, इसीलिए वो हर वक्त बस एक ही रोना रोती रहती है। हे भगवान, काश मेरा इन कामों में हाथ बटाने वाला कोई होता, मुझसे बातें करने वाला कोई होता। मेरी सास और मेरा पति दोनों भी बस अपने ही काम में उलझे रहते हैं। काश कोई ऐसा होता जो हर वक्त मेरे साथ रहता। अरे ओ कलमुई, ख्याली पुलाव पकाने की जगह ये देख कि गैस पर चढ़ाया हुआ पुलाव पकाया नहीं या जला दिया उसे। नहीं नहीं माँ जी, अच्छे से ही बनाया है। आप जाइए, यहाँ मेरे सिर पर खड़े मत रहिए, लाकर देती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। ठीक है, दही और सलाद भी लाना साथ में, और हाँ, लगे हाथ पापड़ भी तल देना। और कोई फरमाइश? नहीं नहीं, बस इतना ही। इतना कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन सब से। ये माँ जी तो मुझे कोई नौकरानी भी रखने नहीं देती और ना ही मेरा कोई काम में हाथ बटाती है। इस घर में तो सबको बस ऑर्डर देना ही आता है। फिर सिम्मी परेशान होकर अपनी बचपन की सहेली से फोन पर बात करती है। तभी उसकी सहेली कहती है, ओफो सिम्मी, क्रिसमस आ रहा है, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे यार? वैसे ही जैसे बचपन में सांता करते थे। याद है, हम बचपन में क्रिसमस की एक रात पहले सांता क्लॉज को क्रिसमस लेटर लिखते थे और उस लेटर को क्रिसमस कार्ड में डालकर उसे पोस्ट किया करते थे और क्रिसमस की सुबह हमारी विश पूरी भी हो जाती थी। ओ हाँ, ये सही आइडिया है, मैं तो यही करूंगी। सिम्मी को बचपन से ही सांता में विश्वास होता है। फिर वो इस बार भी क्रिसमस ट्री सजाती है और सांता के लिए लेटर लिखती है, जिसमें वो अपने सारे दुखड़े लिखती है। मुझे कोई हाथ बांटने वाला चाहिए, कोई ऐसा जो हर वक्त मेरे साथ रहे और कभी मेरा साथ ना छोड़े। प्लीज सांता, आपकी चहेती सिम्मी। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। फिर सिम्मी उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देती है और अगली सुबह जब वो घर के गेट के पास जाती है तब वो वहां पर एक बड़ा बॉक्स देखती है। अरे बहू, ये क्या है? ये बड़ा सा तोहफा तेरे नाम आया है। हाँ माँ जी, लेकिन मैंने तो इतना बड़ा तोहफा मांगा ही नहीं था, बल्कि कुछ और ही मांगा था। फिर जब सिम्मी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तब उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। सरप्राइज! मेरा नाम है जूली और मुझे सांता ने भेजा है तुम्हारे लिए सिम्मी। क्या? हाँ, तुम्हें हमेशा से ही कोई ऐसा चाहिए था ना जो तुम्हारा हाथ बटाए और हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। तो लो, मैं आ गई सिम्मी। वाओ, थैंक यू सो मच जूली एंड थैंक यू सो मच सांता जी। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बहू की मांगी हुई ख्वाहिश पूरी कैसे हो गई। वही तो माँ, ये सब तो सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन यहाँ तो सांता क्लॉज ने सच में सिम्मी की विश पूरी कर दी। वाह,
मुझे तो इस चमत्कार को हजम करने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। मेरी आंखें ये विश्वास ही नहीं कर पा रही। जूली अब सिम्मी के सारे काम करने लगती है। जूली, अब तुम्हें स्टोर रूम को क्लीन करना है, आंगन साफ करना है, वॉशिंग मशीन भी खराब पड़ा है, इसलिए हाथ से ही कपड़े धोने होंगे। और उसके बाद माँ जी का शाम का भोग प्रसाद भी बनाना है। आज सूजी का हलवा ही बना देना। और उसके बाद में माँ जी को आज चुकंदर के पराठे खाने हैं, तो वो भी बना देना। ओके सिम्मी, हो जाएगा। तुम्हारे सारे काम मैं यूं झट से फट कर दूंगी। फिर जूली सारे काम बहुत ही कम समय में कर देती है, जिससे उन तीनों को काफी हैरानी होती है। अरे सिम्मी, इसने तो सारे काम एकदम फटाफट से कर दिए। गजब के आइटम है ये तो। हाँ ना, मुझे भी वही देखकर बहुत हैरानी हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद में सिम्मी सोचती है, आज तो क्रिसमस है, इसीलिए मैं और रोमी हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करेंगे साथ में। मेरी ये ख्वाहिश जूली पूरी कर सकती है। फिर सिम्मी अपनी ये ख्वाहिश जूली को जाकर बताती है, जिसके बाद जूली झट से उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का सेटअप तैयार करती है। और तो और वो अपने हाथों से उनके लिए स्पेशल क्रिसमस केक भी बनाती है। अरे वाह, क्या बात है! इसने तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है। हाँ जूली, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सिम्मी। जूली, अब तुम जाओ। मैंने कहा था ना, हम दोनों आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे, तो तुम जाकर माँ जी का ख्याल रखो। लेकिन सिम्मी, माँ जी तो सो गई है दवाई खाकर। अभी तो मैं यहाँ पर ही रहूंगी। तुमने ही कहा था अपने लेटर में कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो हर पल तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहे। हाँ, कहा तो था, लेकिन अभी हम दोनों टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हाँ जूली, इसीलिए तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यही रहूंगी। अरे यार, अच्छा ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। आओ, बैठो हमारे साथ। तुम भी हमारे साथ डिनर करो। सिम्मी और रोमी जूली का यह बर्ताव पहली बार में तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रात होने पर जब सोने का वक्त आता है तभी, जूली, अभी तो रात हो चुकी है, मैं और रोमी जी अभी सो जाएंगे, तुम भी जाकर सो जाओ दूसरे कमरे में। नहीं, तुम्हारे लेटर में यह नहीं लिखा था। तुमने यही कहा था ना कि तुम्हें कोई ऐसा साथी चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। लेकिन जूली, तुम हमारे साथ नहीं सो सकती। मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये सब क्या है सिम्मी? इसे कोई काम दे दो जिसे निपटाने में पूरी रात लग जाए, तभी ये हमें चैन से सोने देगी। लेकिन रोमी, इसे तो मैं कोई काम भी नहीं दे सकती। अरे ये तो 8 घंटों के काम आधे घंटे में ही कर देती है। एक काम करो, तुम यहीं पर खड़ी रहो और हमें सोने दो। अब क्या ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जूली रात भर वही खड़ी रहती है और उन्हें घूरती रहती है। फिर रात में अचानक से रोमी की नींद खुलती है और तब वो जूली को घूरते हुए देखकर बहुत डर जाता है। मम्मी, ये हमें भूतों की तरह क्यों घूर रही है सिम्मी? अरे रोमी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो बस यहाँ पर खड़ी है ना, आपको थोड़ी ना कुछ कर रही है। नहीं, तुम ही रहो अपनी इस सहेली के साथ। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ सोफे पे सोने। इस भूतनी को देखकर कहीं मुझे इस भरी जवानी में हार्ट अटैक ना आ जाए। फिर रोमी हॉल में सोने के लिए चला जाता है। फिर एक दिन रोमी और सिम्मी दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। अरे रुक जाओ सिम्मी, तुम अकेली रोमी के साथ नहीं जा सकती, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अरे लेकिन हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं।
अब बाहर तो हमें स्पेस दो। नहीं, तुमने अपने लेटर में यही लिखा था और सैंटा ने कहा है कि मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ रहना है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। चलो कार में चलेंगे हम। मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, या फिर रोमी को यहीं पर छोड़ दो, हम दोनों साथ में चलेंगे। जूली की बातें सुनकर रोमी अपना सर पकड़ लेता है और उन्हें कार में जाना ही पड़ता है। तभी घूमते वक्त रोमी को अपना एक दोस्त मिलता है। अरे रोमी भाई, भाभी तो एकदम सुंदर है, आप दोनों तो एकदम राम मिलाई जोड़ी लग रहे हो। अबे गोचू, ये तेरी भाभी नहीं है, ये है तेरी भाभी सिम्मी। अरे फिर ये कौन है? अब तुझे क्या बताऊं भाई, जाने दे। एक दिन रोमी सिम्मी से कहता है, यार सिम्मी, पहले दिन जब जूली घर पे आई तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो तुम्हारे सारे काम भी हो गए और मेरे पैसे भी बच गए और घर में एक मुफ्त की नौकरानी भी आ गई। लेकिन अब वो बार बार हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन रही है, मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रही है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो रोमी जी? और नहीं तो क्या यार, परेशान हो गया हूं मैं अपनी सौतन से। फिर अगले दिन जब रोमी घर आता है तब वो जूली को देखता ही नहीं। अरे माँ, कहाँ है मेरी सौतन? घर में कहीं भी नहीं दिख रही, चली गई क्या? सिम्मी, लो, ठीक कर दिया मैंने तुम्हारा ये ड्रेस, अब तुम नए साल पर पहन सकती हो इसे। अरे यार, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नहीं नहीं, सौतन हाजिर। अरे ये सैंटा ने भेजी हुई मेरी बेटे की सौतन तो बहुत ही खड़ूस है। अरे हमसे तो ये कुछ भी बात नहीं करती, नालायक कहीं की बहू। बस हो गया, इसे अब बाहर निकाल दे, ये सिर्फ तेरे काम सुनती है। मैंने इसे सुबह 2 काम दिए थे, उनमें से इसने मेरा एक काम भी नहीं किया। फिर गुस्से में आकर जूली को घर के बाहर निकाल देती है। लेकिन जूली रात भर घर के गेट के अंदर ही खड़ी रहती है और जब सभी घर वाले उसे सुबह गेट पर देखते हैं तब वो हैरान रह जाती है। रात भर तो इतनी ठंड थी, लेकिन ये तो टस से मस नहीं हुई। सिम्मी, गुड मॉर्निंग। माँ जी, ये मेरे लिए आई है और शायद इसीलिए ये सिर्फ मेरी ही बातों का जवाब दे रही है। अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझसे कहिए, मैं इसे कह दूंगी, फिर वो उसे पूरा भी कर देगी। अब क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे ही करना होगा। ये तो सिर्फ तेरे लिए तोहफा है, हमारे लिए तो आफत है आफत। धीरे धीरे घर में सभी जूली से परेशान होने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद सिम्मी को भी उसके दिन रात करीब होने से प्रॉब्लम होने लगती है। सिम्मी जानो, हम दोनों तो ठीक से रोमांस भी नहीं कर पा रहे। अभी 2 मिनट में सारे काम निपटा कर ये मेरी सौतन फिर से वापस आ जाएगी। अब मैं क्या करूं रोमी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें ही उसे भगाना होगा यहाँ से। जैसे तुम्हारे लेटर लिखने पर वो यहाँ पर आ सकती है, ठीक उसी तरह तुम्हें वापस सैंटा को लेटर लिखना होगा और सैंटा से कह दो कि तुम्हें अब जूली की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी क्रिसमस वीक खत्म नहीं हुआ है, तुम ये काम आज भी कर सकती हो। हाँ रोमी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सैंटा से कहूंगी कि अब मैं सारे काम खुद ही करूंगी, मुझे जूली की कोई जरूरत नहीं है। बस अब बहुत हो गया। फिर सिम्मी वापस एक बार सैंटा को लेटर लिखती है और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तब जूली वहीं पर होती है। ओह नो, लगता है देर हो गई, सैंटा तक मेरा लेटर पहुंचा ही नहीं होगा, इसीलिए ये अभी तक यहीं पर है। नहीं सिम्मी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाय बाय, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इतना कहकर जूली वहां से गायब हो जाती है। और इस हादसे के बाद
सिम्मी को सीख मिलती है कि अपने काम हमें खुद ही करने चाहिए।